नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्ट्रीट जीरो क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं एक इम्पॉर्टेंट लेक्चर हमारे एंशिएंट हिस्ट्री के मॉड्यूल में। दोस्तों इस मॉड्यूल को हम लोग जो डिस्कशन करेंगे वो एंशिएंट एंड मेडिवल हिस्ट्री की ये जो TMH की बुक है उससे हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। और अगर एज फार एज इसके अगर हम ऑब्जेक्टिव की बात करें, गोल की बात करें कि वाई आर वी डिस्कसिंग दिस, तो जो हमारे फर्स्ट टाइम व्यूअर हैं उनको मैं बताना चाहूंगा, एक तो इस बुक में जो कवरेज किया गया है वो काफी लूसिड वे में किया गया है। सेकेंड ऑफ ऑल, एंशिएंट और मेडिवल इंडिया के जो क्वेश्चंस होते हैं वो काफी सिग्निफिकेंट होते हैं हमारे किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम में। दैट इज वाई इट इज इंपॉर्टेंट टू डिस्कस एंशिएंट एंड मेडिवल इंडिया। थर्ड थिंग इज, ये जो पूरी लेक्चर आज का लेक्चर है या फिर जो पूरी लेक्चर सीरीज रहेगी, इट विल हेल्प यू in quick revision. And fourth is to make your preparation holistic and complete. Fine. ये जो पूरा लेक्चर सीरीज रहेगा एंशिएंट हिस्ट्री के मॉड्यूल का, या फिर इस लेक्चर की बात करें तो इट इज गोइंग टू हेल्प यू इन ऑल योर एग्जाम्स। फिर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, मैटर नहीं करता। एंड सेकेंड ऑफ ऑल, इट इज गोइंग टू हेल्प इन ईच स्टेज, फिर चाहे वो प्रीलिम्स वाली स्टेज हो यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस वाली स्टेज हो या फिर मेंस वाली स्टेज हो। इसमें जो मैंने कंटेंट को एक्सप्लेन करूंगा वो दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यू से रहेगा। इज दैट क्लियर? और कंप्लीट रहेगा तो आपको कहीं से कुछ और पढ़ने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। दोस्तों इस स्लाइड से आप मेरे बारे में जान सकते हो, एक छोटा सा ब्रीफ दिया हुआ है मेरे बारे में, प्लीज गो थ्रू दैट। एंड दोस्तों मेरा नाम है आलोक गुप्ता। दोस्तों लेक्चर में आगे बढ़े उससे पहले सारे व्यूअर्स को बताना चाहूंगा कि ये जो पूरा मॉड्यूल है इसको अपलोड किया गया है www.streetzero.in पे। तो इसके सारे लेक्चर्स या मॉड्यूल को, या फिर कोई अगर आप क्विज प्रैक्टिस करना चाहते हो तो इन लेक्चर से रिलेटेड जो क्विजेस हैं वो भी मैंने वहां पे अपलोड कर रखी है। उसके अलावा बहुत सारे और भी इंटरेस्टिंग मॉड्यूल्स हैं, तो आप जाके देख सकते हैं www.streetzero.in पे। अगर कहीं पे कोई क्वेरी आती है तो आप इस नंबर पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं 0844702277। इज दैट क्लियर? एंड इन ऑर्डर टू गेट एडिशनल बेनिफिट आप इस रेफरल कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं T/alok/137। तो नाउ हैविंग सेड दैट, लेट्स स्टार्ट टुडेस लेक्चर। और दोस्तों आज की जो ये लेक्चर है इसका मेन टॉपिक क्या रहेगा, तो वो ये रहा। नमस्कार दोस्तों, तो जैसा कि अभी आपने इंट्रोडक्शन में देखा, आज का ये जो दोस्तों लेक्चर है, अगेन इट इज गोइंग टू बी ऑन बुद्धिज्म। हम आज का लेक्चर शुरू करें उससे पहले बस एक छोटा सा ब्रीफ दे देता हूं कि हमने पिछले लेक्चर में क्या पढ़ा था। पिछले लेक्चर में दोस्तों हमने बात की थी, जहां पे हमने कंक्लूड किया था लेक्चर, तब हम बात कर रहे थे ब्राह्मणिज्म और बुद्धिज्म का कंपैरिजन कर रहे थे कि किस तरीके से बुद्धिज्म जो है वो बेहतर है। बेहतर किस सेंस में है कि ये जो कास्ट सिस्टम था ये उसको ऑथेंटिकेट नहीं करता है, वैलिडेट नहीं करता है, उसको एक्सेप्ट नहीं करता है, पर उसका मॉडिफाइड फॉर्म एक्सेप्ट करता है। जैसे कि ब्राह्मणिज्म यानी जो ब्राह्मण कल्चर है वो लोग कास्ट सिस्टम को मानते हैं कि ये डिवाइन सैंक्शन है, जबकि बुद्धिज्म जो है, बुद्धिज्म क्या बोलता है, जो कास्ट सिस्टम है इट इज नॉट डिवाइन सैंक्शन, ये ऑक्यूपेशन के बेसिस पे, आपके काम करने के बेसिस पे होना चाहिए और होता है। बाकी कंपैरिजन में हमने देखा कि दोनों सोशल ऑर्डर को मानते हैं, मतलब दोनों सोशल ऑर्डर को एक्सेप्ट करते हैं, और भी सिमिलरिटीज देखी थी। प्लीज प्रीवियस लेक्चर देखिए तो क्लियर हो जाएगा। आज का ये लेक्चर हमें शुरू करना है कहां से, बुद्धिज्म के स्प्रेड और पॉपुलैरिटी से, कि भाई बुद्धिज्म जो है वो कहां कहां पे स्प्रेड हुआ और उसके पॉपुलर होने के पीछे क्या कारण रहे। तो सबसे पहली बात, जैसे कि हम जानते ही हैं कि जो बुद्धिज्म है वो उसकी शुरुआत होती है भाई क्या कहते हैं, इंडिया से स्टार्ट होता है। और फिर इंडिया में भी अगर बात करें तो सबसे पहले पॉपुलर हुआ मगध रीजन में, उसके बाद कंट्री के बाकी के पार्ट्स में। फिर जब इसको अशोका द ग्रेट थे मौर्यन साम्राज्य के, उन्होंने इसको अपना सपोर्ट दिया, तो ये इसने अपनी जो पंख हैं वो सेंट्रल एशिया में फैलाए, वेस्ट एशिया में फैलाए और श्रीलंका में फैलाए, और आज फिर धीरे धीरे स्थापित हो गया एक वर्ल्ड रिलीजन के तौर पर, है ना। तो इतना अगर पॉपुलर हो गया है तो फिर भाई इसके क्या कारण थे जो ये इतना स्प्रेड हो गया। इसके कारण क्या है, 4 कारण हैं। पहला तो भाई बहुत ही ज्यादा अपीलिंग लगता था, बहुत ज्यादा टेम्पटिंग था कॉमन मैन के लिए। क्यों? क्योंकि ये जो हमारा ब्राह्मणिज्म वाला जो रिलीजन है, जो हिंदू रिलीजन है, वो क्या था यार, बहुत ज्यादा रिजिड था, फ्लेक्सिबल नहीं था, आजादी नहीं थी लोगों को।
उसके अलावा जो बुद्धिज्म, जो ब्राह्मण कल्चर था, वो वर्ना सिस्टम को डिवाइन सैंक्शन मानते हुए डिस्क्रिमिनेशन कर रहा था। पर बुद्धिज्म ने उसमें क्या चेंज किए? पहली बात तो इसको ओपन किया, हर कोई अपना सकता है, इनफैक्ट वुमेन, क्योंकि ब्राह्मण कल्चर में वुमेन और शूद्र को डिनाई थी एंट्री, पर यहाँ पे दोनों, कोई भी कास्ट का हो या औरतें भी हो, मतलब कोई भी जेंडर का हो, वो संघ में, संघ का पार्ट बन सकता है। संघ क्या है? हमने पढ़ा था भाई, ब्राह्मण जो अपना बुद्धिज्म है उसमें त्रिरत्न होते हैं। 3 रत्न क्या होते हैं? आपको याद होगा ना, धम्म, संघ और बुद्धा, याद है ये तीनों चीजें? तो संघ में कोई भी आ सकता है, कोई धागे का सिस्टम नहीं कि वो जो जनेऊ डालने वाला जो सेक्रेट थ्रेड होता है उसका भी कोई सिस्टम नहीं था। कोई भी बुद्धिज्म में आसानी से कन्वर्ट हो सकता था। और जो क्या कहते हैं, जो एक तो क्या था, अगर हम इंडिया की बात करें तो जो नॉर्थन पार्ट है वो तो फिर भी चलो वैदिक ट्रेडिशन के अंतर्गत आता था, लेकिन जो नीचे वाला पार्ट है अपना सदर्न पार्ट, वो क्या है, वहां पे कोई ऐसा कोई बहुत ज्यादा उसको अपोजिशन नहीं मिला, तो लोगों ने बुद्धिज्म को बड़े आसानी से एक्सेप्ट कर लिया। क्लियर है? सेकेंड कारण था बुद्धा की जो पर्सनैलिटी है वो बहुत ही ज्यादा अपने आप में अट्रैक्टिव थी, जिसकी वजह से बुद्धिज्म बड़े आसानी से पॉपुलर हुआ। उनका जो डॉक्ट्रिन था, सिद्धांत थे, वो इतने रैशनल थे कि कोई भी अगर दिमाग लगाए और समझने की कोशिश करे तो उसे समझ में आए। जैसे कि अगर मान लो उन्होंने बोला कि एनिमल सेक्रीफाइस नहीं दिया जाएगा, तो लोगों को समझ में आया कि क्यों मना कर रहे हैं, क्योंकि जब आप अपने जो पशु होते हैं जिनको आप पालन करते हो, अगर उनको मार दोगे तो फिर जो एनिमल हस्बेंड्री के लिए एनिमल्स की जरूरत होती है, जो आप उनकी रियरिंग करते हो, उनसे मिल्क लेते हो, मीट लेते हो, वो कहां से आएगा? तो इसीलिए तीसरी बात, ब्राह्मणिज्म जो कल्चर था वो संस्कृत में अपने टेक्स्ट या किताबें या जो उनके क्या कहते हैं लिटरेचर है वो रहता था, जिसको क्या है सिर्फ कुछ ही लिमिटेड लोग पढ़ पाते थे। लेकिन जो बुद्धा की टीचिंग थी, बढ़िया सबसे सिंपल लैंग्वेज, आम आदमी की लैंग्वेज, यानी पाली लैंग्वेज में बताते थे, जिससे बुद्धिज्म को काफी मदद मिली स्प्रेड होने में। और आखिरी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है उस समय की जो मोनार्कीज थी, राजे रजवाड़े थे, स्पेशली कहां की मोनार्कीज? मगध की, कौशाल रीजन की, कौसाम्बी की, और कुछ रिपब्लिक्स, उनका भी उसे काफी समर्थन मिला, जिसकी वजह से बुद्धिज्म जो है अपनी छाप छोड़ पाया लोगों के बीच में। और जो 5वां रीजन है वो ये है कि जो बुद्धिज्म था उसने इंस्टेड ऑफ अदर वर्ल्ड की बात करने की जगह कि हम आपको मोक्ष दिलवाएंगे, हम दूसरी दुनिया में ले जाएंगे, ऐसा होगा वैसा होगा की बातें ना करते हुए, उन्होंने जो सोसाइटी की उस टाइम के जो इविल्स थे उनको मिटिगेट करने की कोशिश की, लोगों के प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश की, उनको सॉल्यूशन बताया। ये भी जैसे नॉन वायलेंस की बात करते थे, तो यानी जब लड़ाई नहीं होगी तो ट्रेड को बढ़ावा मिलेगा, ऐसी बातें करी जिसकी वजह से पॉपुलर हुआ। तो ये 5 पॉइंट आप लोग याद रख लेना, इजी है। ओके, आगे चलते हैं। अब बात करते हैं कि जो बुद्धिज्म है वो जब इतना ही अच्छा था, इतना ही फल फूल रहा था, तो फिर वो डिक्लाइन क्यों हो गया? और स्पेशली फ्रॉम दी प्लेस जहां पे उसका जन्म हुआ है, यानी मैं इंडिया की बात कर रहा हूं। इंडिया में बुद्धिज्म पैदा होता है और हम देखते हैं कुछ ही समय में, मतलब 12वीं शताब्दी आते आते तक वो खत्म हो जाता है पूरी तरीके से नहीं, मतलब बहुत ज्यादा हद तक। तो इसके क्या कारण थे? तो पहला कारण था जो बुद्धिज्म है, बुद्धिज्म में भी बुद्धिज्म क्या सपोर्ट करने लगा था समय के साथ, जैसे जैसे समय बढ़ा, बुद्धा जी की डेथ हुई, फिर और तो क्या हुआ, बुद्धिज्म में भी सेम रिचुअल्स, सेम डॉगमास, सेम वो क्रिया कि भाई पूजा करो, मूर्ति की पूजा करो, वो सारी चीजें अपना ली समय के साथ, जिसकी वजह से जो बुद्धिज्म है वो अपने आप में एक फेल होने लग गया। जो पहले उनकी पाली लैंग्वेज हुआ करती थी, अब जो मॉन्क्स है वो बोले कि हम भी अपना टेक्स्ट जो है वो संस्कृत में बनाएंगे। बोलते हैं ना कि जो इंसान जब तक पॉपुलर नहीं हुआ तब तक तो कॉमन मैन से जुड़ रहा है, जब वो भाई पॉपुलर हो जाता है तो फिर वो क्या करते हैं, फैंसी पना की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से चीज खराब हो जाती है। तो ऐसा ही बुद्धिज्म के साथ हुआ। दूसरा ये क्या हुआ कि बुद्धिज्म में जैसे मैंने बताया कि वहां पे रिचुअल्स वगैरह होने लगे, तो फिर इन रिचुअल्स में क्या हुआ, काफी ऑफरिंग्स आने लगी, खूब पैसे वगैरह आने लगे डिवोटीज की तरफ से। तो क्या हुआ, जो एस्थेटिक जीवन है, जो साधु संत का जीवन है, जो मॉन्क्स हैं, उनके जो जीवन है करप्ट हो गया, उनको इस लग्जरी लाइफ की आदत सी पड़ गई, जिसकी वजह से हमारा जो बुद्धिज्म है वो फेल होता है, डिग्रेड होता है। तीसरा कारण था कि कुछ ऐसे रूलर्स आए
वो रूलर्स कैसे थे? वो ब्राह्मण कल्चर को सब्सक्राइब करते थे, एस्क्राइब करते थे, मतलब वो अपने आप को ब्राह्मण रूलर्स मानते थे, वो उसी रिलीजन को पॉपुलर कर रहे थे। तो उसी की एवज में उन्होंने बहुत सारे बुद्धिस्ट मॉन्क का परसिक्यूशन किया। इसमें सबसे ज्यादा जो मेंशन्ड नेम है दैट इज पुष्यमित्र सुंग डायनेस्टी के राजा। उसके अलावा जो हुन सिविलाइजेशन आई थी, उनके एक राजा थे मीरकुल, वो क्या है, शिव भगवान की पूजा करते थे, तो उन्होंने वही बहुत क्या कहते हैं, बुद्धिज्म को नुकसान पहुंचाया। उसके अलावा एक शिवाइत, मतलब जो शैवाइज्म नहीं होता है, उसके एक रूलर हुए शशांक ऑफ गौड़ा, उन्होंने भी बुद्धिस्ट को परसिक्यूट किया। तो इस तरीके से बुद्धिज्म जो है वो बहुत ज्यादा क्या कहते हैं, फेल होता गया, जहां पे वो जिसकी उपज हुई थी। आई होप आप लोगों को ये सारे पॉइंट कि क्यों वो डिक्लाइन हुआ है क्लियर हो गया होगा। ये 3 पॉइंट बड़े अच्छे से याद रखना। आगे चलते हैं, अब बात करते हैं यहां पे ये सबसे इंपॉर्टेंट, पूरे 4 लेक्चर जो मैंने बुद्धिज्म के ऊपर बनाए हैं उन सबका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट आ रहा है, स्पेशली फ्रॉम प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू। प्रीलिम्स में आता है चैत्यास-आर और 4 ऑप्शन होते हैं, विहारास-आर 4 ऑप्शन होते हैं। तो भाई चैत्यास क्या होते हैं? देखिए, बुद्धिस्ट में आर्किटेक्चर में ये 2 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है, एक चैत्य और एक विहार। चैत्य वो जगह होती है जहां पे बुद्धिस्ट मॉन्क लोग पूजा करते हैं, प्रेयर करते हैं, उसको चैत्य बोलते हैं। जैसे क्रिश्चियन पूजा करता है चर्च में, ऐसे ही बुद्धिस्ट मॉन्क पूजा करता है चैत्या में। फिर अब ये जो बुद्धिस्ट मॉन्क है, पूजा तो कर लिया, वो रहेगा कहां? जहां वो रहता है उसे बोलते हैं विहार्स। समझ में आ गया? अब तीसरा जो टर्म है दैट इज प्रवरज्य। प्रवरज्य, ये प्रवरज्य क्या है? एक सेरेमनी होती है। कैसी? देखो, अगर आप लोगों ने एक सीरियल आता था मालगुडी डेज, उसमें 1-2 एपिसोड्स में दिखाया किस तरीके से जो बच्चा होता है उसका मुंडन करवाते हैं, फिर वो अपना घर छोड़ के जाता है और उसके बाद जाता है और अपने बाल वगैरह दान कर देता है। इसी सेरेमनी को बोलते हैं प्रवरज्य। ये एक्चुअली फर्स्ट सेरेमनी है जब कोई बुद्धिस्ट संघ में ज्वाइन करने वाला होता है। उससे पहले ये चीज होती है, पहले जो घर में रहने वाला सांसारिक जीवन जीने वाला जो लड़का होता है, वो उसको उपासक भी बोलते हैं, तो वो बंदा पहले होमलेस बनता है, इसको बोलते हैं प्रवरज्य। यानी ये फर्स्ट स्टेज हो गई बुद्धिस्ट मॉन्क या बुद्धिस्ट संघ को ज्वाइन करने की। फिर होती है उपसंपदा। उपसंपदा में क्या होता है? अब जब आप ये टकले वगैरह हो जाते हो, अपने बाल दान कर देते हो, जब संघ को ज्वाइन करते हो उस टाइम पे जो ऑर्डिनेशन सेरेमनी होती है, उस सेरेमनी का नाम है उपसंपदा। फिर है उपोसत सॉरी, हाँ, कौन सी सेरेमनी है? उपोसत। ये सेरेमनी में क्या होता है? इस सेरेमनी, ये जो सेरेमनी होती है, ये होती है आपके फुल मून या न्यू मून के दिन। ठीक है, फुल मून या न्यू मून के दिन। फुल मून और न्यू मून कब आता है? जब ये आपके सन, अर्थ और मून तीनों लाइन में आ जाते हैं, तब ये वाली स्टेज को हम लोग बोलते हैं फुल मून या न्यू मून। तो तब जो सेरेमनी होती है उसे बोलते हैं उपोसत। UPOSATH। इन टर्म्स के ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, प्लीज याद करें। अगला जो शब्द है, जो टर्म है, जो आपको पता होना चाहिए कि पराजिका। पराजिका हिंदी में सुना होगा ना, पराजय कर दिया, तो उससे ही मिलता जुलता है। पराजय माने क्या होती है? डिफीट कर देना किसी को। तो यही इसका मतलब है। पराजिका का मतलब है जो आप एक बार मॉन्क में जाते हो, संघ में जाते हो, है ना, तो अगर संघ में जाके अगर आपने कुछ काम है अगर वो किए, तो आपको एक तरीके से हारा हुआ मान लेते हैं। एक तरीके से ये बहुत बड़ी गलतियां हैं हमारे बुद्धिस्ट के रिलीजन में। मतलब आप उन लालचों की वजह से आप पराजित हो गए, आप हार गए। ठीक है, सो दैट इज पराजिका। संघ से आपको निकाल दिया जाता है। जैसे आपने अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स किया, या फिर आपने किसी को मार दिया, या आपने फॉल्स क्लेम किए कि आपको भैया इनलाइटमेंट मिल गया है, तो पराजिका, ये एक तरीके से क्या हुआ है? पराजिका हो गया। मतलब आप हार गए हो, आपको संघ से निकाल दिया। पहले हमने समझा कि संघ में कैसे आते हो, अब हमने समझा संघ से कैसे जाते हो। फिर है पवराना। पवराना ये एक एक्चुअली दिन का नाम है। पवराना ये बुद्धिस्ट का एक कह लो अच्छा सा दिन मानते हैं, जिसको एक और टर्म से जानते हैं बुद्धिस्ट लैंड। बुद्धिस्ट लैंड मैं बताता हूं। आपने मूवीज में ये देखा होगा, कुछ लोग जो क्रिश्चियंस होते हैं वो जाते हैं चर्च में, और चर्च में जाके कन्फेशन करते हैं। तो ये एक तरीके से कन्फेशन वाला ही दिन होता है, जिस दिन
सारे जितने भी मॉन्क होते हैं, बुद्धिस्ट मॉन्क्स होते हैं, वो संघ में जाते हैं, वहां पे मान लो बहुत सारे सीनियर्स बैठे हैं, उनके सामने अपने आप को अटोन करवाते हैं, अपने आप को एक तरीके से अपना जो भार है उनके ऊपर उसको हल्का करते हैं। अगला टर्म है उपासक, ये मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था। उपासक बोलते हैं मेल फॉलोअर्स को, जो बुद्ध धम्म और संघ के को ज्वाइन करता है ना, उसको उपासक बोलते हैं। मतलब जस्ट पहली स्टेज, देखो जब आप इन सबको ज्वाइन कर लेते हो, आपने जैसे ही संघ को ज्वाइन कर लिया तो दूसरा टर्म होता है, लेकिन जब आप बस फॉलोअर बने, मेल फॉलोअर बने, उसे उपासक बोलते हैं, और अगर लड़की होती है तो उसे उपासिका बोलते हैं। याद रखना, उपासक और उपासिका ने अभी शपथ ग्रहण नहीं की होती है मोनेस्टिक लाइफ की, ठीक है, ये डिफरेंस है। बोधिसत्व होता है जिस इंसान को निर्वाण मिल चुका हो, एनलाइटमेंट मिल चुका हो, उसको बोधिसत्व बोलते हैं। बोधिसत्व ऐसे लोग होते हैं जिनको निर्वाण तो मिल गया, लेकिन वो लोग फिर भी धरती पे रह के दूसरों के निर्वाण के लिए काम करते हैं। क्लियर? इनको एक तरीके से भगवान का दर्जा दिया जाता है। फिर है भिक्षु संघ। भिक्षु संघ यानी मॉन्क लोगों का जो संघ होता है, मतलब स्पेशली जो मेल मॉन्क है उनके संघ को भिक्षु संघ कहते हैं, और अगर फीमेल जो है जिनको नन्स बोलते हैं उनका अगर संघ होता है तो भिक्षुनी संघ, ठीक है। थेरागाथा, थेरागाथा का मतलब क्या है, जो एल्डर मॉन्क्स है, जो सीनियर मॉन्क्स है, उनकी सीनियर मॉन्क्स जो हैं उनके द्वारा कुछ अच्छे प्रवचन दिए गए, कुछ बातें कही गई, उनको थेरागाथा बोलते हैं। अगर ऐसा ही कोई सीनियर फीमेल मॉन्क के यानी नन के द्वारा अगर मान लो कुछ बोला जाता है, उसे थेरीगाथा बोलते हैं। उसके अलावा श्रमण या समन बोलते हैं उस इंसान को जो सच्चाई की खोज में निकला हुआ है, जो सच्चाई को समझ जाता है, उसे श्रमण बोलते हैं। फिर है अगला जो टर्म है दैट इज परिव्राजक। परिव्राजक ये वेंडरर को बोलते हैं, और शक्र होते हैं इंद्र भगवान को शक्र बोला गया है, ठीक है। तो प्लीज ये टर्म्स याद रखें। अब अगला ये जो पोर्शन बता रहा हूं, अगेन इट इज गोइंग टू बी वेरी 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 इंपॉर्टेंट फ्रॉम प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू। कैसे? देखिए, बुद्धिज्म में जब बुद्धा जी की डेथ हो जाती है तो 4 बुद्धिस्ट काउंसिल ऑर्गेनाइज की जाती हैं। पहली बुद्धिस्ट काउंसिल ऑर्गेनाइज की गई थी, क्यों वो बताएंगे, सेकंड में क्या हुआ, थर्ड में क्या हुआ। अब इसमें आपको क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं वो बता देता हूं। पहला क्वेश्चन आता है, ये जो कोई भी है ऐसा आ जाएगा पेपर में, सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल कंडक्टेड, और फिर 4 ऑप्शन होंगे। तो यानी पहला क्वेश्चन बनता है टाइम से लेके, यहां पे लिखा हुआ है टाइम। दूसरा क्वेश्चन बनता है किस जगह पे हुई है वो कॉन्फ्रेंस या काउंसिल जो है, वो कहां पे कंडक्ट हुई थी, उस जगह का नाम। तीसरा क्वेश्चन होता है किस राजा के ने पैसा दिया था उसको ऑर्गेनाइज करवाने के लिए, यानी पेट्रोनाइजर कौन था। और चौथा होता है कि उस जो काउंसिल चल रही है उसको किसने प्रिसाइड किया था, मतलब कौन वहां पे बैठा हुआ था। इन 4 चीजों के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, और 5वीं चीज आती है कि उस काउंसिल में क्या बहुत बड़ा काम हुआ है, क्या बहुत बड़ा काम हुआ है उसके ऊपर आता है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं चारों काउंसिल का टाइम, सो दैट एक एक करके या फिर कर लेते हैं। चलो, पहली काउंसिल 483 याद रखना, 483 ये किसने करवाया था, कहां पे हुआ था, राजगृह में, ठीक है, राजगृह जो मगध की राजधानी भी रही है पहले। फिर किसने करवाया था, अजातशत्रु, हरण्यक्या के डायनेस्टी के रूलर हैं अजातशत्रु, उन्होंने इसको कंडक्ट करवाया था। किसने प्रिसाइड की थी, महाकश्यपा ने। कब हुई थी, देखिए उसी टाइम पे हमारे बुद्धा जी की डेथ हुई थी। तो इस काउंसिल में जो बुद्धा जी की टीचिंग्स थी उनको 3 बास्केट जो हमारे कैनोनिकल टेक्स्ट, मैंने आपको एक शब्द बताया था कि जो बुद्धिज्म की जो लिटरेचर है वो 2 पार्ट में डिवाइड होती है। पहली होती है कैनोनिकल, दूसरी होती है नॉन कैनोनिकल। कैनोनिकल वो सारी लिटरेचर होती है जो बुद्धा की डायरेक्ट सेइंग्स है, और जो नॉन कैनोनिकल है वो क्या है, वो एक तरीके से कॉमेंट्रीज है, मतलब आम इंसान समझ सके कि बुद्धा जी क्या कहना चाह रहे थे, उसका एक तरीके से इंटरप्रिटेशन है, वो नॉन कैनोनिकल होते हैं। तो इन 3 कैनोनिकल जो ये टेक्स्ट हैं, 3 बास्केट्स हैं, उनको यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन किया गया था। उनके नाम हैं सुत्त पितिका, विनय पितिका और अभिधम्म पितिका। डिटेल पढ़ लेना आप। और लेकिन इसमें 3 में से 2 ही हुई थी मेरे ख्याल से इस वाले में ना, डिवाइडेड इनटू 3 बास्केट्स। ओके, 3 ही लिखी हुई है, विनय पितिका, सुत्त, ठीक है। सेकेंड काउंसिल पे आते हैं। सेकेंड काउंसिल एग्जैक्ट 100 साल बाद समझ लीजिए। पहले 483 में हुई थी, ये 383 में हुई। पहली वाली राजगृह में हुई थी, ये वाली कहां पे हो रही है, वैशाली में हो रही है। याद करते जाओ।
पहली वाली किसने करवाई थी? अजातशत्रु ने करवाई थी। ये वाली कालाशोक ने करवाई है। उसके बाद पहली वाली के जो क्या कहते हैं प्रेसाइडर यानी जो प्रेसिडेंट थे वो उनका नाम था महाकश्यपा। अभी करवाई है सबा कमी ने। ठीक है, यहां पे क्या हुआ था, जो बुद्धिस्ट मॉन्क थे उनके बीच में लड़ाई हो गई थी। किस चीज को लेके? कि भैया कैसे बुद्धिज्म को आगे बढ़ाना है, उस चीज को लेके। तो बुद्धिज्म में पहला डिवीजन होता है सेकंड काउंसिल में। यहां पे बुद्धिज्म को दो ग्रुप में बांट दिया जाता है। एक हो जाते हैं स्थवीरावादिन और दूसरे हो जाते हैं महासंघिका। ठीक है, पहले हो जाते हैं स्थवीरावादिन, दूसरे हो जाते हैं महासंघिकास। ठीक है, महासंघिका ठीक है, याद रखना। उसके बाद आगे चलते हैं, बाकी बहुत सारी डिटेल है वो मैं आपके सेल्फ डिस्क्रिप्शन पे छोड़ रहा हूं। तीसरी काउंसिल पे आते हैं। तो पहली 483, दूसरी 383, अब आ गए 250 सॉरी 250 BC। पहली जो काउंसिल थी वो कंडक्ट करवाई गई थी किसके द्वारा? महाकश्यपा के पहली हुई थी राजग्राम में, दूसरी हुई वैशाली में और तीसरी हुई पाटलिपुत्र यानी आज के पटना में। पहली वाली करवाई गई किसके द्वारा? अजातशत्रु के द्वारा। दूसरी करवाई गई काल अशोक के द्वारा और तीसरी अशोक के द्वारा। पहली वाली के प्रेसिडेंट थे महाकश्यपा। सेकंड वाली के जो थे वो आई स्किप्ड दैट थिंग, और सॉरी एक मिनट देख लेता हूं। सेकंड वन इज दिस सवाकमी, ओके, सवाकमी। एंड थर्ड वन इज अपने मोगली पुत्र तीशा। यहां पे फिर से कुछ और लड़ाइयां होती हैं बुद्धिज्म कल्चर में। पहली बात तो बुद्धिज्म में कुछ ऐसे करप्ट प्रैक्टिसेस हो रही थी तो उसको प्यूरिफाई किया गया। थेरावाद स्कूल ऑफ फिलॉसफी ओरिजिनेट होती है। ठीक है, जो 3 पितिकाज हैं उनको पाली लैंग्वेज में कोड किया गया और बुद्धिस्ट मिशनरीज हैं उनको अलग अलग कंट्री भेजा गया। अब आती है अपनी 4th बुद्धिस्ट काउंसिल। तो 4th बुद्धिस्ट काउंसिल जो है, पहले एक बार टाइम लिख देता हूं। पहले हुई 483, 383, 250 और अब आ गए फर्स्ट सेंचुरी सीई में आ गए अपन। ठीक है, उसके बाद पहली वाली होती है आपकी राजगृह में, दूसरी वाली होती है वैशाली में, तीसरी वाली होती है पाटलिपुत्र और चौथी कश्मीर। पहली वाली अजातशत्रु, दूसरी वाली कालाशोक, तीसरी वाली अशोक, चौथी वाली कनिष्क। एक पहली वाली हमारी करवाई गई थी महाकश्यपा के द्वारा, दूसरी करवाई गई सवाकमी, तीसरी मोगलीपुत्र और चौथी पाशुमित्रा के द्वारा। चौथी वाली में सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या हुआ? चलिए एक क्वेश्चन यहां से पूछ लेता हूं, कनिष्क किस डायनेस्टी से बिलोंग करते थे? ठीक है, कोई फॉरेन डायनेस्टी हो उससे बिलोंग करते थे, ये बताना। अच्छा 4th बुद्धिस्ट काउंसिल में बुद्धिज्म जो है 2 क्लास में 2 सेक्ट में बढ़ जाता है। एक कहलाने लगता है महायाना सेक्ट, दूसरा कहलाने लगता है हिनायाना सेक्ट। इनमें डिफरेंसेस क्या हैं वो अभी अपन जब बुद्धिज्म के स्कूल्स पढ़ेंगे वहां मैं बताऊंगा, तो यहां पे टाइम नहीं खर्च करते। ठीक है, उसके बाद भी और काउंसिल कंडक्ट करवाई गई थी, लेकिन बस ये 4 काउंसिल इंपॉर्टेंट है, डिटेल यहां पे दी हुई है, वो आप लोग पढ़ लें। अब जैसे मैंने आपको बताया कि बुद्धिज्म में 3 इंपॉर्टेंट स्कूल हैं, एक हिनायाना, एक महायाना और तीसरा वज्रयाना। वो डिटेल बाद में देखते हैं। यहाँ पे उससे पहले कुछ बुद्धिस्ट राइटर्स जिन्होंने कुछ अच्छी लिटरेचर प्रोड्यूस की हैं, जिनके ऊपर काफी क्वेश्चंस आते हैं, वो देख लेते हैं। जैसे अशु घोष है, इन्होंने बुद्ध चरित्र लिखा है संस्कृत में। ये कनिष्क के टाइम पे हुआ करते थे। ठीक है, तो ये याद रखना किसके टाइम पे थे, क्या लिखा है। नागार्जुन ने माध्यमिका जो स्कूल है, जो शून्यवाद की जिन्होंने फिलॉसफी दी थी नागार्जुना ने, इन्होंने माध्यमिका स्कूल को फाउंड किया था। याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नागार्जुन। ठीक है, ये भाई जो हैं ये किसके कंटेम्पररी रहे हैं, मतलब किसके समय काल में थे? ये थे गौतमी पुत्र सतकर्णी, जो सतवाहना किंग है, जो आंध्रा में एक डायनेस्टी स्टेब्लिश थी। तीसरे है असंगा और बासुबंधु, ये 2 भाई थे, पंजाब रीजन में फ्लरिश, मतलब एकदम उठे, ये लोग फेमस हुए। ये जो असंगा हैं, इन्होंने बुद्धिज्म में 4 फिलोसफिकल स्कूल्स होते हैं। तो एक स्कूल का नाम जो है, जैसे अभी बताया था, नागार्जुन ने क्या किया था? नागार्जुन ने माध्यमिका, याद रखना, नागार्जुन जो हैं उन्होंने माध्यमिका स्कूल को फाइंड आउट किया था।
फाउंड किया था, ठीक है। ऐसे ही असंगा और बासुबंधु जो हैं, उनमें से असंगा जो हैं उन्होंने योगचारा, ये योगचारा एक स्कूल है, योगाचार उनका एक स्कूल है, मतलब ये स्कूल किसके, फिलॉसफी के, मतलब अपनी अपनी फिलॉसफी दी है। और बासुबंधु ने एक किताब लिखी है, उस किताब का नाम है अभिधर्म कोश, अभिधर्म कोश, जिसको बुद्धिज्म का इंसाइक्लोपीडिया भी का दर्जा दिया गया है, याद रखना। अगला नाम है बुद्ध घोष का, ये 5वीं शताब्दी में थे। ये एक पाली लैंग्वेज में लिखने वाले स्कॉलर थे। इन्होंने जो एक किताब लिखी या जो लिटरेचर लिखा उसका नाम है विशुद्धि मग्ग, यानी विशुद्ध यानी शुद्ध करने का एक रास्ता, पाथ ऑफ प्यूरिफिकेशन। तो बुद्ध घोष को भी याद रखना। और अगले हैं दिनागा, दिनागा भी 5th सेंचुरी में आए हैं और इन्होंने बुद्धिस्ट लॉजिक के इनको फाउंडर माना जाता है। अगला है धर्मकीर्ति, धर्मकीर्ति 7th सेंचुरी में आए हैं और ये बुद्धिस्ट लॉजिशियन थे। तो इन सारे नामों को याद रखना, स्टार्टिंग विद जो मैंने आपको नागार्जुन से पहले मैंने आपको बताया था इनके बारे में, किसके, अश्वघोष के बारे में। अश्वघोष, नागार्जुन, नागार्जुन के बाद आते हैं असंगा और बासुबंधु, फिर बुद्धघोष, दिनागा और धर्मकीर्ति। बता देता हूं किसने क्या किया है। अश्वघोष ने बुद्ध चरित्र लिखी है, नागार्जुन ने माध्यमिका स्कूल को फाउंड किया है, असंगा ने योगचार स्कूल को फाउंड किया है, बासुबंधु ने अभिधर्म कोश जिसको इंसाइक्लोपीडिया ऑफ बुद्धिज्म है वो लिखी, बुद्धघोष ने विशुद्धि मार्ग नाम की एक किताब लिखी है, दिनागा ने बुद्धिस्ट लॉजिक को फाइंड आउट किया है और धर्मकीर्ति एक बुद्धिस्ट लॉजिशियन रहे। क्लियर हो गया। अब अपन बात कर रहे थे बुद्धिज्म के स्कूल्स के बारे में। बुद्धिज्म में 3 स्कूल हैं भाई, हिनायाना जिसको थेरावाद के नाम से भी जानते हैं, महायाना और वज्रयान। महायाना का अगर हम लोग इंग्लिश ट्रांसलेशन करें तो इट इज कॉल्ड एज लेसर पाथ। महायाना को बोलते हैं ग्रेटर पाथ और वज्रयान का मतलब होता है व्हीकल ऑफ थंडरबोल्ट। ठीक है, थोड़ा सा मैं बता देता हूं, उतना जानिए जितना इंपॉर्टेंट है, स्पेशली फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। जैसा कि मैंने बताया था, जो हिनायान है वो एल्डर्स के डॉक्ट्रिन को बोला जाता है थेरावाद, डॉक्ट्रिन ऑफ द एल्डर्स, जो एल्डर मॉन्क्स है। ठीक है, उसके अलावा जो हिनायान और महायान नाम दिए गए हैं, ये दिए गए हैं महायान ही स्कूल के द्वारा। महायान स्कूल के अंतर्गत ही माध्यमिका स्कूल आता है। वज्रयान को डायमंड व्हीकल बोला गया है। अभी कुछ इनमें डिफरेंसेस हैं, वो जानना जरूरी है। जैसे कि हिनायान को बोला जाता है ऑर्थोडॉक्स स्कूल, मतलब जो बुद्धा जी कह गए थे अभी तक ये उसी पे चिपके हुए हैं। जबकि जो आपका महायान है इनको बोला जाता है हेटेरोडॉक्स स्कूल, और ये बाद में ओरिजिनेट हुआ था आफ्टर हिनायान। ठीक है, इसमें देखो जैसे मैंने बताया इसके 2 चीफ फिलोसफिकल स्कूल्स हैं, एक है माध्यमिका और दूसरा है योगकारा। समझ गए। जबकि जो हिनायान है इनके खुद के फिलोसफिकल स्कूल नहीं है, क्योंकि ये बुद्धा जी की ही सेइंग को फॉलो करते हैं। और जो अगर वज्रयान की बात करें तो भैया ये सबसे पहले अपीयर होता है ईस्टर्न इंडिया में 8th सेंचुरी के आसपास, और फाइनली अपने आप को स्टेब्लिश करता है तिब्बत में। ठीक है, कहां पे, तिब्बत में, क्योंकि एक वज्रयान मोनेस्ट्री को भेजा गया था, ठीक है, एक मिशन पे तिब्बत के लिए, और उन्होंने अपने आप को स्थापित किया। इसको ये जो डॉक्ट्रिन यानी जिन सिद्धांतों को फॉलो करते हैं उसको बोलते हैं टू ट्रुथ डॉक्ट्रिन। टू ट्रुथ डॉक्ट्रिन नाम का जो सिद्धांत है वो इनका सेंट्रल कॉन्सेप्ट है। टू ट्रुथ जो नाम दिया गया वो इसीलिए कि ये कन्वेंशनल और अल्टीमेट ट्रुथ मानते हैं। कन्वेंशनल ट्रुथ क्या है, इज द ट्रुथ ऑफ कंसेंसस रियलिटी, मतलब जो हमारा जो 4 लोग मिलके कह दें, जो कॉमन सेंस कह दे, उसको ये सच मानते हैं। और अल्टीमेट ट्रुथ जो इनके हिसाब से अल्टीमेट ट्रुथ है वो रियलिटी है, वो जो सिर्फ इनलाइटेड लोग देख पाते हैं। ये इनका टू ट्रुथ डॉक्ट्रिन है। इनको लगता है यही 2 सच होते हैं जिसको ये सबसे ज्यादा की मानते हैं। उसके अलावा हिनायान की जितनी भी किताबें हैं वो पाली में लिखी गई हैं, महायान की किताबें लिखी गई हैं संस्कृत में, और जो वज्रयान है, वज्रयान के जो टेक्स्ट हैं उसमें ज्यादातर शब्द संस्कृत लैंग्वेज के हैं। ठीक है, संस्कृत लैंग्वेज के हैं, पर ये इनर एक्सपीरियंस की बात करता है, तो इसकी जो लैंग्वेज ये लोग इस्तेमाल करते हैं वो सिंबॉलिक इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि मैंने जब आपको पिछले लेक्चर में बताया कि बुद्धा जी अगर हाथ जोड़ के बैठे हैं तो उसका एक अलग सेम्बलेंस होता है, अगर वो धरती को टच कर रहे हैं तो अलग सेम्बलेंस, उसी को बोलते हैं सिंबॉलिक लैंग्वेज। तो ये सिंबॉलिक लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं अपनी एक्सपीरियंस को इसको बताने के लिए। अगली जो इंपॉर्टेंट बात है, हिनायान स्कूल में कोई भी आइडॉल पूजा नहीं होती है, मतलब वो बुद्धा को भगवान नहीं मानते, एज अ प्रीचर मानते हैं। जबकि बुद्धिस्ट वाले में, महायान वाले में यहाँ पे बुद्धा की मूर्तियों की पूजा करते हैं, बोधिसत्वास की पूजा करते हैं। और तीसरा जो अपना वज्रयान है
वज्रयान वाला जो है ये तो और ही खतरनाक है। ये बोलते हैं कि जो बुद्धा जी हैं उनकी बुद्धा जी हैं और जो क्या कहते हैं बुद्धा उनके पास मैजिकल पावर है और ये बोलते हैं भाई मैजिक ही हमें साल्वेशन मिल सकता है। एक्चुअली ये मिक्स है दो कॉन्सेप्ट। यहाँ पे जो ये लोग हिनायान वाले हैं उनके हिसाब से सेल्वेशन जो है वो इंडिविजुअल सेल्वेशन ही पॉसिबल है। महायान वाले बोलते हैं कि सारे लोगों की सफरिंग को खत्म किया जा सकता है। इस टाइप का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। सो दिस इज व्हाट हियर इट इज। फिर किस किस कंट्री या किस किस जगह में ये फैले हुए हैं, तो अगर हम बात कर रहे हैं हिनायान की, हिनायान जो है वो आज के टाइम पे श्रीलंका में है, म्यांमार में है, थाईलैंड में है और भी कुछ साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में है, ठीक है। अशोका ने हिनायान को ही पेट्रोनाइज किया था। अगर हम बात करते हैं महायान की, तो महायान जापान, चाइना और इसको पेट्रोनाइज किया था कनिष्क ने। उसके बाद हर्षवर्धन ने इसको भी पेट्रोनाइज किया था। अगर हम बात करते हैं तीसरे वाले की, जो आपका वज्रयान है, ये ईस्टर्न इंडिया में पॉपुलर था, स्पेशली बंगाल और बिहार में। उसके बाद ये तिब्बत, नेपाल, भूटान और मंगोलिया में है। तो ये 5 डिफरेंसेस हैं इन 3 स्कूल्स में और इसी के साथ बुद्धिज्म की पूरी नॉलेज समाप्त होती है। अगले लेक्चर में मिलेंगे, तब बात करेंगे हम जैनिज्म के बारे में और जिस तरीके से हमने बुद्धिज्म को डील किया है उसी तरीके से हम जैनिज्म को भी डील करेंगे। क्लियर है? चलो भाई, लेट्स मूव ऑन टू दी नेक्स्ट सेक्शन। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा ये जो आज का लेक्चर था वो समाप्त होता है। उम्मीद करता हूं आपको आज का लेक्चर और ये जो सीरीज है काफी पसंद आ रही होगी। दोस्तों इस लेक्चर को इत्मीनान के साथ और फुल कंसंट्रेशन के साथ देखने के लिए, अपना समय देने के लिए थैंक यू वेरी मच। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। दोस्तों अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगे या आपको कोई क्वेरी हो या फिर आपके पास कोई सजेशन हो जिसकी माध्यम से हम इस लेक्चर सीरीज को और ज्यादा अच्छा और उम्दा बना सकते हैं, कंप्लीट बना सकते हैं, तो आपके सजेशंस वेलकम है। आप मुझे अपने सजेशंस, क्वेरीज या कमेंट्स इस ईमेल आईडी पे street0199@gmail.com पर लिख सकते हैं। मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बस विदानिया।